Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back again with another informative video. और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि लास्ट 5 इयर्स में गेट का पैटर्न कैसे रहा है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, कौन से टॉपिक्स को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है, ताकि आप लोग अपना लास्ट मंथ अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए। और सबसे बड़ी बात है ना, देखो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके सिलेबस में अभी कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, क्योंकि दे विल गेट टू नो द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। तो मैं आपको यहां पे बेटा क्या बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना पूरे पूरे सब्जेक्ट के पीछे मत भागो। आप ये मत करो सर मेरा डिजिटल छूटा हुआ है, मैं डिजिटल कैसे कवर करूं, सर मेरा एनालॉग छूटा है, मैं एनालॉग कैसे कवर करूं। रेदर देन दैट आप फोकस करो सर एनालॉग में कौन सा चैप्टर ज्यादा आता है, क्योंकि एक चैप्टर को तैयार करने में यार हद से हद आप 20 घंटा 25 घंटा लगाओगे, लेकिन एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करने में 100 घंटा लगता है। 20-25 घंटा आप आराम से डेडिकेट कर सकते हो, 5-6 दिन के अंदर आप आराम से कवर कर सकते हो कोई भी टॉपिक। तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना होगा, एक तो उस टॉपिक का वेटेज गेट एग्जाम के अंदर और एक उसका लेंथ। क्योंकि जैसे मान लो अगर मशीन का ट्रांसफॉर्मर देखें तो उसका वेटेज अच्छा खासा होगा, लेकिन उसकी ड्यूरेशन भी 50 से 60 घंटा है। अब लास्ट मंथ में हम 50-60 आवर्स तो नहीं दे सकते ना एक चैप्टर को, तो हमें दो चीजों को कंपेयर करना है, एक तो उसका वेटेज और एक उसका ड्यूरेशन। और इसके लिए जो मैं मैट्रिक आपको बताता हूं, जो पैरामीटर मैं आपको बताता हूं, मैं हमेशा कहता हूं वेटेज अपॉन ड्यूरेशन आप कर लो। तो जिसका भी वेटेज अपॉन ड्यूरेशन मैक्सिमम आता है, ऐसे टॉपिक्स को आप फटाफट कवर करते जाओ, क्योंकि ये कम टाइम में कवर हो जाएंगे और आपके स्कोर को इंक्रीज कर देंगे। तो बेटा ये उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखें। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनका सिलेबस बढ़िया तरीके से चल रहा है, हल्का फुल्का बचा हुआ है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिनकी तैयारी ऑन ट्रैक है वो लोग बिल्कुल भी ये ना सोचेंगे ये टॉपिक कम आएगा, ये टॉपिक ज्यादा आएगा। अगर आप 100% कवर कर सकते हैं तो बेटा कवर कीजिए, आप छोड़िए नहीं। लेकिन एक कैच है, 100% कवर करने के पीछे रिवीजन और टेस्ट सीरीज इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत बार बहुत इजी होता है बेटा सिलेबस को चेज करना कि पढ़ते जाओ, लेकिन क्या होता है ना, रिवीजन को गिव अप करने के चक्कर में क्या होगा कि आपके जो टॉपिक पहले पढ़े हुए होंगे, जिनका वेटेज जेन्युइनली बहुत हाई भी होगा और आपके बहुत स्ट्रांग भी होंगे, उन्हें वीक होते देर नहीं लगती है। फिर ऐसे कई बच्चे टेस्ट सीरीज को डीप्रायोरिटाइज कर देते हैं, यार टेस्ट सीरीज जनवरी एंड में दे देंगे, जैन मिड के अंदर दे देंगे। तो क्या होता है वो लोग कभी टाइम मैनेजमेंट सीख ही नहीं पाते और उन्हें कभी रियलिटी चेक भी नहीं मिलता है कि यार हमारा जेन्युइनली जिसको हम अच्छा सब्जेक्ट समझते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट समझते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं है। तो टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए, आपको रियलिटी चेक देने के लिए। और रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ एग्जाम तक स्ट्रेंथ बनी रहे, ऐसा ना हो कि स्ट्रेंथ आपकी कन्वर्ट हो जाए वीकनेस में। पता है एक बार क्या हुआ था, मेरे ऑफलाइन में एक बच्चा था जिसका ना मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, बहुत मचाता था वो मैथ्स के टेस्ट में, हमेशा 100% मार्क्स के करीब ही वो लेके आता था। लेकिन क्या हुआ ना, इस चक्कर में उसने मैथ को ढीला ले लिया, मतलब हल्के में ले लिया कि यार हो ही जाएगा मैथ्स। तो जब मॉक टेस्ट की बारी आई, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में कटने लग गए। तो इसीलिए बेटा किसी भी चीज पे ना ओवर डिपेंडेंट मत हो जाना कि ये तो अच्छा ही है, चलो इसको तो हम लीनियंटली ले लेते हैं और चीजों के पीछे भागते हैं। ये जो ग्रीड होती है ना, ये लास्ट मंथ में और एग्जाम में बहुत बुरा आपके साथ करती है। तो लालच नहीं करेंगे, भले ही सिलेबस आपका 80% 90% कंप्लीट हो, लेकिन अच्छे वे में कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं वेटेजेस। नेटवर्क से शुरू करता हूं। अगर आप देखो नेटवर्क एलिमेंट यानी आरएलसी वाला जो बेसिक वाला चैप्टर है, आपका 2018 में बेटा 2 नंबर का आया था, 19 में 1 नंबर का आया था, 20 में 1 नंबर का आया था, 21 में 1 नंबर का, 22 में 2 नंबर का। तो ये तो बेसिक है। अगर किसी ने भी नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा है तो उसको नेटवर्क एलिमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आरएलसी को स्किप करके सीधे ट्रांजिएंट कर लो, है ना। तो इस चैप्टर को छोड़ने का तो सवाल होता ही नहीं है। नेटवर्क थ्योरम ये कई बच्चे छोड़ भी देते हैं। देखें जरा वेटेज भाई, 18 में 0 मार्क्स का, 19 में 2, 20 में 3, 21 में 5 नंबर, 22 में 0 नंबर। तो आप बेटा यहां पे एवरेज एस्टिमेट कर सकते हो ना, 2 और 3 5 और 5 10, तो 2 नंबर 5 साल में 2 नंबर का इसका एवरेज है, ठीक है। और ये छोटा टॉपिक है, ये लेंथ में आपका काफी छोटा टॉपिक है। ट्रांजिएंट जो कि काफी ज्यादा हमारे लिए दहशत वाला टॉपिक होता है। देखो 0 0 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर। तो ये ना एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके थॉट प्रोसेस से। हम लोग समझते हैं कि ट्रांजिएंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर ट्रांजिएंट मुझे समझ नहीं आ रहा, सर ट्रांजिएंट कैसे करूं। लेकिन अगर आप वेटेज देखोगे बेटा, इसका वेटेज थ्योरम से कम है, लेकिन ट्रांजिएंट का जो लेंथ है वो थ्योरम से ज्यादा होता है।
तो अगर मुझे दोनों में से चूज करना होता आई विल ऑलवेज गो विद नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में मैं एसी और डीसी दोनों थ्योरम की बात कर रहा हूं। स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है, अब इसमें देखो 3 नंबर 2 नंबर 0 2 0, तो इसका भी वेटेज ट्रांजिएंट से ज्यादा है और मैं मानता हूं बेटा एसी एनालिसिस ट्रांजिएंट से थोड़ा सा इजी पड़ता है कंपैरेटिवली। क्यों इजी पड़ता है? बिकॉज इसके अंदर आपको वही सब क्वांटिटीज यूज करनी है जो आप इलेक्ट्रिकल में एनीवेज यूज करते हो इन मशीन, पावर सिस्टम एंड ऑल दीज सब्जेक्ट। 3 फेज सर्किट का वेटेज देखो इंडिविजुअली बहुत कम है, क्योंकि 3 फेज का एप्लीकेशन आप देख लेते हो मशीन पावर सिस्टम में, बट इस पे जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है 0 2 0 0 1, तो इसको आप स्किप कर सकते हो अगर नहीं किया है, इसके क्वेश्चन नहीं भी प्रैक्टिस किए हैं, आपको 3 फेज का बेसिक आता है, दैट इज मोर देन इनफ। 2 पोर्ट नेटवर्क की अगर मैं बात करूं बेटा, 2 पोर्ट नेटवर्क 1 नंबर 0 0 0 0, तो अगर अब तक 2 पोर्ट नेटवर्क नहीं किया है तो आप 2 पोर्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस पे गेट का ज्यादा फोकस नहीं होता। मिसलेनियस देखिए 2018 में 5 नंबर, 19 में 0, 20 में 0, 21 में 4 नंबर और 22 में 3 नंबर, इसमें आपका कपल्ड सर्किट भी आ जाएगा। मिसलेनियस के अंदर फिल्टर आ जाएगा, लोकस डायग्राम आ जाएगा, कपल्ड सर्किट आ जाएगा। तो ये टॉपिक्स देखो छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन रिसेंटली क्या है ना, गेट वालों ने सिलेबस में स्पेशली लिख के दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस M। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कपल्ड सर्किट पे सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसको आप तैयार कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 6 घंटे का टॉपिक है। अगर टोटल बात करें, देखो नेटवर्क का 11 नंबर का वेटेज रहा है 18 में, 19 में रहा है 7 नंबर का, ठीक है, फिर 20 में रहा है 6 नंबर का, 21 में रहा है 16 नंबर और 22 में रहा है 7 नंबर। मुझे लगता है 21 में भी 16 नंबर का नहीं बनेगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे आए होंगे जिनको इन्होंने नेटवर्क में मैप कर दिया है, बट आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो 8 to 10 मार्क्स का आपका नेटवर्क आएगा। मैंने नेटवर्क का डाइसेक्शन आपको दे दिया है। अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूं तो देखो नेटवर्क एलिमेंट तो बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा, नेटवर्क थ्योरम, एसी एनालिसिस और मिसलेनियस। अगर मेरे को नेटवर्क 0 से अभी तैयार करना होता तो आई विल फोकस ऑन दीज 4 यूनिट्स, और इनमें से अगर आपका कोई बचा है तो आप डेफिनेटली उसको कवर कर लीजिए। और ट्रांजिएंट अभी तक छूटा हुआ है तो ट्रांजिएंट के पीछे भागे नहीं। कंट्रोल पे आते हैं तो देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग पे हार्डली कभी सवाल आया है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग आप अभी के लिए अगर नहीं तैयार किया है तो स्किप कर सकते हो, ठीक है जी। फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, जिसमें इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक आता है, गेन पे क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टॉर्शन पे, ये सारी चीजें। टाइम रिस्पॉन्स देखें तो 18 में 4 नंबर का, 19 में 0, 20 में 0, 21 में 2 नंबर और 22 में 2 नंबर। तो टाइम रिस्पॉन्स में आपका ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दोनों आ जाता है, एरर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सेकंड ऑर्डर में राइज टाइम, पीक टाइम, ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ये मेजरली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होता है, तो ये इजी है रेडी करना। बट पता है क्या, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इसी में अक्सर ज्यादा पूछा जाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल। स्टेबिलिटी आ गया आपका राउथ क्राइटेरिया, देखो 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 0 नंबर, 1 नंबर, तो ये भी मैं कहूंगा हल्का ही इंपॉर्टेंस दूंगा इसको। लेकिन पता है क्या, स्टेबिलिटी वाला टॉपिक बहुत छोटा होता है, अगर इसको जेन्युइनली तैयार करना है 5-6 घंटे में हो जाता है। अब यहां से एक्चुअली स्टार्ट होता है आपका कंट्रोल सिस्टम का मेन पोर्शन, रूट लोकस। लेकिन देखो रूट लोकस को गेट वालों ने ज्यादा वेटेज नहीं दिया है, तो रूट लोकस अगर अब तक नहीं किया है तो आप छोड़ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये वाला अपना सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहां पे देखो 0 मार्क्स, 3 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें भी अगर आप PYQs चेक करोगे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। मेरे हिसाब से 2 टॉपिक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइक्विस्ट प्लॉट और बोडे प्लॉट, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, तो अगर इसमें कुछ भी नहीं किए हो ना अब तक, तो नाइक्विस्ट और बोडे तैयार कर लेना। कंट्रोलर कंपेंसेटर बहुत कम वेटेज का टॉपिक है, 0 2 0 0 0, तो इसको छोड़ सकते हो। स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटा टॉपिक है, ये भी 6-8 घंटे में कवर हो सकता है, 0 2 0 2 0, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे अभी कंट्रोल सिस्टम तैयार करना होता, आई विल फोकस ऑन टाइम रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड स्टेट वेरिएबल, ये 3 चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये चीजें अगर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट इन चीजों पे आपके बाकी के चैप्टर्स डिपेंडेंट नहीं होंगे। अच्छा, टोटल वेटेज भी बता दूं, देखो 2018 में 6 8 11 8 8,
तो कंट्रोल सिस्टम अक्सर 7-8 नंबर का ही आता है। इसका वेटेज नेटवर्क से हल्का कम रहता है, नेटवर्क का 8 to 10 मार्क्स रहेगा, इसका अराउंड 8 मार्क्स रहने वाला है। अब सिग्नल सिस्टम, तो बेसिक जो सिग्नल वाला टॉपिक है यार, ये तो बेसिक है, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं सिग्नल सिस्टम का, तो ये तो कोई स्किप कर ही नहीं सकता, चाहे वेटेज 0 ही क्यों ना हो, क्योंकि यहां से आपके सिग्नल का फाउंडेशन आता है। तो ये 2018 में 2 नंबर, 19 1, 20 1, 21 में 2 और 22 में 0 नंबर का पूछा गया है। तो इसका वेटेज बहुत कम है, एक आध क्वेश्चन यहां से आ सकता है, लेकिन इसके बिना बाकी चैप्टर नहीं बनेंगे, तो ये तो मैं कहूंगा ही नहीं कि इसको छोड़ दो। अब LTI सिस्टम, यहां पे देखो 1 नंबर, 19 में 2 नंबर, 20 में 2, 21 में 2 और 22 में 4, तो ये ठीक ठाक, इसको मैं एवरेज इंपॉर्टेंस दूंगा भाई। फिर फोरियर सीरीज 0 2 0 2 0 2, तो यहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया है तो आप फोरियर सीरीज को चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब आगे के टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 0 0 4 2, तो यहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जा सकते हो, 1 to 2 क्वेश्चन आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म में से आ सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा ट्रिकी है, देखो सिग्नल का कोई भी चैप्टर ना लंबा नहीं होता है, क्योंकि थ्योरी वाइज दे आर वेरी वेरी कंसाइज, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन यहां पे पता है क्या होता है, यहां पे ढेर सारे क्वेश्चन आपको लगाने होते हैं। सैंपलिंग थ्योरम बहुत छोटा सा टॉपिक है, वेटेज देखें 2 0 0 0 0, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है। कर लिया है तो ये मत करना रिवाइज ना करें, नहीं किया है उनके लिए बता रहा हूं। लैपलास, लैपलास बेटा बेसिक चैप्टर है, इसको करना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारी चीजें टिकी हैं, नेटवर्क में भी इसका यूज होता है, इसका यूज कंट्रोल में भी होता है, इसलिए इसको नहीं बोलूंगा छोड़ना है। 0 3 4 0 0, तो इसको तो आपको करना ही है, ठीक है। Z ट्रांसफॉर्म, इस पे अक्सर देखा जाता है कि गेट वाले एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन देखो 18 19 में नहीं आया, 20 21 में आया और 22 में नहीं आया। तो अब अगर मेरा वर्डिक्ट सुने कि भाई मैं होता तो क्या क्या तैयार करता, मैं सिग्नल का बेसिक तैयार करता, मैं फोरियर लैपलास जेड ये 4 चैप्टर पे फोकस करता, इफ आई हैड टू अपीयर फॉर गेट विदाउट प्रिपेयरिंग सिग्नल। अगर अब तक मेरा सिग्नल तैयार नहीं होता तो मैं इन 4 चैप्टर्स को करने की कोशिश करता, जिसमें मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म होता, सेकंड प्रायोरिटी जेड ट्रांसफॉर्म होता और थर्ड प्रायोरिटी मेरा लैपलास होता। और बेसिक तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। टोटल वेटेज पे नजर डालें तो 7 नंबर आया है, 19 में 6 नंबर, 20 में 10, 21 में 10 और 22 में 8, तो इसका जो वेटेज है ना वो कंट्रोल के आसपास ही रहता है, 8 से 9 नंबर। तो ये तीन सब्जेक्ट आपका मेजॉरिटी वेटेज बना लेते हैं। आप ये मान के चलो 25 से ज्यादा नंबर का पेपर आपका नेटवर्क, कंट्रोल और सिग्नल से फ्रेम होता है। तो ये बहुत अहम होते हैं, बहुत, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है और गेट में वेटेज भी इनका अच्छा है। अगला डिजिटल पे आते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिजिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर अब तक नहीं किया है तो इसके कुछ ही टॉपिक कवर करेंगे। आप देखिए नंबर सिस्टम का 0 वेटेज रहा है, इसको छोड़ दीजिए। बूलियन अलजेब्रा 2 2 0 0 0, आप बूलियन अलजेब्रा को चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट बेटा बेसिक है, इसके बिना तो डिजिटल है ही नहीं, तो ये तो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। 1 नंबर 2 नंबर 0 0 0, तो भले इसका वेटेज 0, बट अगर आपको एंड गेट और गेट नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। कॉम्बिनेशनल देखिए 0 0 0 0 0, तो कॉम्बिनेशनल अगर नहीं किया है तो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। सीक्वेंशियल 2 0 1 3 2, तो सीक्वेंशियल यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी गेट में नहीं आता है, लॉजिक फैमिली नहीं आता है, एडीसी डीएसी देखें तो 0 वेटेज रहा है, इसको भी छोड़ सकते हो। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 2 चीजों पे काम करता, अगर डिजिटल अब तक नहीं किया है, लॉजिक गेट और सीक्वेंशियल सर्किट। अगर इन 2 पे कमांड हासिल कर लिया तो डिजिटल में अच्छे नंबर ला सकते हो। वैसे डिजिटल का जो वेटेज है देखो 5 नंबर 4 1 3 2, तो डिजिटल का जो वेटेज है वो 3 से 5 नंबर के बीच में रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो 4 नंबर का वेटेज फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा, सीक्वेंशियल आप एक बार को कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिजिटल का, लेकिन वेटेज इसका भले ही 2 या 3 नंबर है, लेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो यहां से आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वैसे तो एक ही एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, फ्लिप फ्लॉप करना पड़ेगा, फिर रजिस्टर, फिर काउंटर, इन चीजों को ग्रास्प करने में, कमांड हासिल करने में लगता है टाइम।
अब आते हैं एनालॉग पे, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होता है। तो डायोड का वेटेज देखोगे तो 2020 में अच्छा आया है, 21 और 22 में 1 नंबर का। तो अगर अब तक नहीं किया है मैं कहूंगा इसको स्किप कर दीजिए। बीजेटी और एफईटी बाइसिंग 2 3 1 0, तो ये वाला बेटा आप कर सकते हो। इसको मैं एवरेज इंपॉर्टेंस दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन एवरेज। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस देखो 0 वेटेज रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले। ओपैम्प की बात करें 1 2 0 1 5, तो ओपैम्प आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फीडबैक एम्पलीफायर एक क्वेश्चन आया है, इसको छोड़ सकते हो अगर नहीं किया है। फंक्शन जनरेटर 555 टाइमर, इसको भी आप छोड़ सकते हो। तो अगर मैं आपकी जगह एनालॉग तैयार कर रहा होता बेटा बेसिक से, तो मैं बीजेटी और एफईटी बाइसिंग तैयार करता और मैं ओपैम्प तैयार करता, और इसका वेटेज डिजिटल के आजू बाजू ही रहता है, 3 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 7 नंबर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसका वेटेज 5 नंबर के आसपास। तो डिजिटल और एनालॉग मिल करके गेट में आपका ना 10 मार्क्स का वेटेज बनाते हैं। तो इनके अंदर लेकिन 2 सब्जेक्ट हैं, है ना, एनालॉग और डिजिटल। तो इनके अंदर टोटल ड्यूरेशन 170-180 घंटा होता है, अगर आपको वो 10 मार्क्स चाहिए। तो मशीन से भी ज्यादा ड्यूरेशन है एनालॉग प्लस डिजिटल का, इसीलिए बी केयरफुल। अगर अब तक एनालॉग नहीं किए हो तो बाइसिंग और ओपैम्प ये चीज तैयार कर लो, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यहां पे थोड़ा सा आपको बैलेंस दिखेगा। लीनियर अलजेब्रा 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 5 नंबर। मैं कहूंगा लीनियर अलजेब्रा को मैं हाई प्रायोरिटी पे रखूंगा, इससे क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है। कैलकुलस सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट है और सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट है, 7 3 8 4 8, ठीक है। तो ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें वेक्टर कैलकुलस नहीं भी कर पाओ, क्योंकि अक्सर बच्चों को वेक्टर कैलकुलस टफ पड़ता है, देन यू कैन गो आफ्टर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो 2 नंबर 1 नंबर 0 0, आप इसको स्किप कर सकते हो, है ना। कैलकुलस में याद रख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल पे फोकस कर सकते हो। प्रायोरिटी ऐसे रखना, डिफरेंशियल देन इंटीग्रल देन वेक्टर। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल 3 3 1 3 0, मैं कहूंगा इसको भी आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो, क्योंकि इसका ड्यूरेशन छोटा है। भले इसका 2 नंबर का वेटेज होगा लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा है। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल, अब बेटा प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, अगर अब तक नहीं किया तो उसमें कमांड हासिल नहीं कर पाओगे। तो जिन बच्चों ने अब तक नहीं किया है, रिगार्डलेस ऑफ वेटेज आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। वैसे ये टॉपिक इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपका एप्टी में भी इससे पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूमेरिकल मेथड नहीं आता है, जाने दो। ट्रांसफॉर्म थ्योरी गेट में सिग्नल में कवर हो जाता है, जाने दो। तो आप देखो मैथ्स का फिक्स होता है वेटेज 13 नंबर का। आपको अगर तैयार करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी लीनियर अलजेब्रा को रखिए, सेकंड कैलकुलस, थर्ड आप रखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर अब तक भी मैथ्स नहीं किया, ये 3 टॉपिक तैयार कर लोगे तो 13 में से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, 10 नंबर तो आप पक्का ले आओगे। ईएमएफटी में देखो बच्चों को जनरली ना मैग्नेटिज्म में दिक्कत आती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज मैग्नेटिज्म से ज्यादा होता है। 3 नंबर 1 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर वाला पार्ट थोड़ा सा कम होता है, इसको तैयार करना रिलेटिवली आसान होता है। मैग्नेटिज्म का देखो वेटेज कम रहता है, तो अगर अब तक मैग्नेटिज्म नहीं किया है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन इंडक्शन में देखें, इंडक्शन में एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इसको मैं एवरेज इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि छोटा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ये चीजें छोटे टॉपिक हैं। मैग्नेटिज्म में टाइम भी लगता है और मैग्नेटिज्म में वेक्टर का ज्यादा यूज होता है, तो अक्सर बच्चे इसके अंदर पजल हो जाते हैं। तो अगर अब तक नहीं किए हो ईएमटी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार कर लो, 2-3 नंबर यहां से ले आओगे। और ईएमटी का वेटेज अगर देखोगे 3 नंबर 1 6 6 5, तो आप 4 से 5 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहां से 3 नंबर पाना एनालॉग डिजिटल के मुकाबले ज्यादा आसान है ईएमएफटी से, जबकि हम लोग भागते किसके पीछे हैं ज्यादा, एनालॉग और डिजिटल के। मशीन्स पे आते हैं। मशीन में देखो डीसी मशीन का वेटेज 3 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैं हाईली इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि इसका ड्यूरेशन छोटा है। अगर इसमें से आप थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हटा दो, न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, तो बहुत छोटा है। ट्रांसफॉर्मर 3 3 3 2 0, तो ट्रांसफॉर्मर को मैं एवरेज इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि लंबा पड़ता है। बट ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मशीन में काफी सारे कॉन्सेप्ट कॉमन हो जाते हैं, तो अगर आप इनका वेटेज मिला के देखो, 3 और 4 7, 3 और 5 8, 3 और 1 4, 2 और 3 5 और 6, तो मैं ये कहूंगा अगर कुछ छोड़ना है तो आप सिंक्रोनस छोड़ सकते हो। ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन एक साथ तैयार कर लो।
डीसी मशीन का न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत छोटा, अच्छा खासा वेटेज है। अब सिंक्रोनस का वेटेज थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहता है। देखो 1 3 5 1 2, तो अगर अब तक सिंक्रोनस नहीं किया है तो भले ही आप लोग सिंक्रोनस को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रांसफॉर्मर, डीसी और इंडक्शन ये तैयार कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी डीसी, देन ट्रांसफॉर्मर, देन इंडक्शन। और टोटल वेटेज भी देख लो भाई, 11 नंबर, 13, 11, 8, 10, तो 10 से 12 नंबर इसका वेटेज रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली मैथ्स के आसपास रहता है, एप्टी से ज्यादा वेटेज नहीं होगा। पावर सिस्टम देखो, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर जहां इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, 2 नंबर 2 नंबर 0 0 1, तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मूला बेस्ड है, एवरेज इंपॉर्टेंस। कॉम्पेंसेशन यानी वोल्टेज कंट्रोल, 2 नंबर 0 2 0 0, तो इसको अगर अब तक नहीं किया है छोड़ दो। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, केबल एंड इंसुलेटर, 0 या 1 नंबर का वेटेज रहा है, इसको भी छोड़ सकते हो। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, यहां से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, छोटा टॉपिक है तो इसको तैयार कर लो। इस पे आपको मेरा मैराथन और डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। फॉल्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसको अच्छे से तैयार कर लो। यहां पे ना 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, देखो फॉल्ट में भी ना 4 नंबर 2 4 1, तो यहां पे मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टेबिलिटी 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यहां से भी कम से कम 1 क्वेश्चन आ सकता है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन 0 3 1 0 1, अगर अब तक नहीं किए हो प्रोटेक्शन यानी सर्किट ब्रेकर रिले, तो इसको छोड़ दीजिए। पावर स्टेशन 0 0 0 0 0, यानी कि जहां पे पावर प्लांट की बात होती है, इसको आप छोड़ दीजिए। लोड फ्लो 3 1 3 1 3 0, आप इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। एचवीडीसी सिलेबस में नहीं है अब, ठीक है। पर यूनिट सिस्टम बेसिक है, ये तो तैयार करना ही पड़ेगा मशीन और पावर सिस्टम के लिए। और सर्जेस को आप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं किन टॉपिक्स पे फोकस करता बेटा? ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर पे, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, फॉल्ट और स्टेबिलिटी और लोड फ्लो, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर, फर्स्ट प्रायोरिटी फॉल्ट, सेकंड प्रायोरिटी स्टेबिलिटी, थर्ड लोड फ्लो और चौथा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। इस टाइप से मैं तैयारी करता। टोटल वेटेज की बात करें, 12 नंबर 9 12 10, तो इसका वेटेज भी 10 नंबर के आसपास आपका एवरेज आने वाला है। मशीन से 1-2 नंबर कम आता है आपका पावर सिस्टम। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक है सेमीकंडक्टर स्विचेस वाला पार्ट है, इसको आप छोड़ सकते हो। 1 नंबर 0 2 0 1, तो मैं आपकी जगह होता मैं इसको स्किप कर देता। रेक्टिफायर वाला जो पार्ट है 4 5 3 1 4, तो इसका हाईएस्ट वेटेज है। लेकिन इसमें भी आप ध्यान ये दे सकते हो बेटा कि इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, तो अगर आप कुछ भी ना कर पाओ ना, सिंगल फेज रेक्टिफायर कर लेना और सोर्स इंडक्टेंस कर लेना। 3 फेज वाला नहीं हो पाए, फॉर्मूले याद कर लेना, बाकी पार्ट भले ही छोड़ देना, लेकिन सिंगल फेज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं चॉपर पे, 4 नंबर 2 4 2, मैं कहूंगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इस समय पे। चॉपर्स छोटा है, 10 घंटे के अंदर आराम से तैयार हो सकता है और वेटेज अच्छा खासा है। इन्वर्टर 0 1 1 2 2 4, तो मैं इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखूंगा। इन्वर्टर्स को मैं कहूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी चॉपर को दो, सेकंड प्रायोरिटी रेक्टिफायर को, थर्ड आप दो इन्वर्टर को। ड्राइव अब गेट के सिलेबस में नहीं है, हटा दो। 9 10 8 7 11, तो इसका वेटेज पावर सिस्टम से 1 या 2 नंबर कम रहेगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो, मशीन का वेटेज 12 से 13 नंबर, पावर सिस्टम का 10 नंबर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 8 नंबर। तो तकरीबन 30 मार्क्स का पेपर आपका इन 3 सब्जेक्ट से आने वाला है। और क्योंकि इस बार आईआईटी कानपुर बना रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 की जगह 32 या 33 भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट है आपका मेजरमेंट भाई। मेजरमेंट के अंदर आपका कैरेक्टरिस्टिक बेसिक एरर वाला 0 0 0 0 0, आप इसको जाने दीजिए। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर यानी पीएमएमसी वाला पार्ट 2 2 0 0 1, मैं कहूंगा इसको मॉडरेट प्रायोरिटी दीजिए। वॉट मीटर, एनर्जी मीटर 1 2 0 0 0, मैं फिर भी कहूंगा इसको आप तैयार कर लीजिए क्योंकि वॉट मीटर एनर्जी मीटर से अच्छा क्वेश्चन बनता है। एसी ब्रिजेस 0 0 0 1 1, आप इसको छोड़ सकते हो। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी डीसी ब्रिजेस 0 0 0 0 0, आप इसको भी छोड़ सकते हो। सीआरओ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेटेज देखिए, 1 साल इसका 4 नंबर का आया है। मेजरमेंट ना अक्सर 2 या 3 नंबर का टोटल आता है, इसीलिए आपको हर चैप्टर में इतना कम वेटेज दिख रहा है।
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर 0 रहा है, नहीं किया है तो छोड़ सकते हो। तो अगर आपको तैयार करना है मेजरमेंट तो पीएमएमसी वाला पार्ट तैयार करो, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर तैयार करो और सीआरओ तैयार कर लो। इतना भी कर लिया तो मेजरमेंट में 3 नंबर का भी आया तो 2 नंबर तो पक्का ले आओगे, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों। आई थिंक कि अब आपकी प्रायोरिटीज सॉर्टेड होंगी कि कौन सा टॉपिक तैयार करना है, कौन सा छोड़ना है। अगेन मैं बता दूं, जिन बच्चों का अच्छा चल रहा है वो बिल्कुल भी कुछ ना छोड़ें, वो सभी चीजों पे इक्वली फोकस करें। जिनकी तैयारी इस समय कमजोर चल रही है, जो लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, वो इस वीडियो के अनुसार अपनी तैयारी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मैंने चैप्टर के अंदर घुस के भी आपको बताया कि इन चीजों पे फोकस करना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है इसके बाद तो जरूर मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताना और साथ साथ अपना फीडबैक देना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था। तीसरी चीज, और कोई ऐसा सजेशन है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताएंगे। आपकी क्वेरी, सजेशन और तीसरी चीज, आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल था, आपका फीडबैक, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहो, मचाते रहो। लेट्स क्रैक इट।